गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की थर्ड क्लास है। पिछली क्लास तक हमने कुछ 11 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे और हमने ये 11 पॉइंट्स डिस्कस करने के साथ साथ कुछ बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। मैंने आपको बुक के अराउंड 9 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, 9 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे और वो है ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करना शुरू करूं उससे पहले हमने जो पिछली क्लास तक पढ़ा है ना, मैं ऐसा करता हूं एक एग्जाम्पल की मदद से पहले उसको रिवाइज करवा देता हूं। मतलब मैं आपके साथ अब एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं जिसकी मदद से हम इनडायरेक्टली पिछली क्लास तक के डिस्कशन को एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो आइए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अब आप क्या कर रहे हैं, मेरे साथ एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। लिखिएगा एग्जाम्पल। मान लीजिए हमें 2 पीरियड्स का डेटा दिया हुआ है और क्या डेटा दिया है, सबसे पहले हमें सेल्स दे रखी है। फर्स्ट पीरियड की सेल्स हमारी मान लीजिए 1 लाख रुपए है और सेकंड पीरियड की सेल्स हमारी 1.5 लाख रुपए है। और ये सेल्स हमें कैसे दे रखी है, रुपीज में दे रखी है। और मान लीजिए साथ में हमको दे रखा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फर्स्ट पीरियड की 90,000 है और सेकंड पीरियड की 1,10,000 है। और हमें कैलकुलेट करनी है यहां पर 3 चीजें। सबसे पहले हमें पीवी रेशो कंप्यूट करना है, उसके बाद हमको वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करना है फॉर बोथ द पीरियड्स। और तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है, हमको फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करने हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल पहले आप नोट करिए, फिर हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल की मदद से हमारा पिछली क्लास तक पढ़ा हुआ भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। अब यहां पर जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, पीवी रेशो की। अब पीवी रेशो के मैंने आपको पिछली क्लास तक 4 फॉर्मूला जो है वो डिराइव करवाए थे। हालांकि हमें एक 5वां फॉर्मूला भी आगे चल के डिस्कस करना है, लेकिन अभी तक हमने 4 फॉर्मूला डिस्कस किए थे और मैंने आपको कहीं पर भी कुछ रटवाया नहीं था। हर एक फॉर्मूला को मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया था, मैथमेटिकली डिराइव किया था। और थ्रू आउट अकाउंट्स एफएम ना, हम कहीं पर भी कोई फॉर्मूला रटेंगे नहीं, उसको इतने कॉमन सेंस के बेसिस पर समझेंगे, इतने लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से मुझे बताइए वो 4 फॉर्मुलास कौन कौन से थे। सर सबसे पहला फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो अगर भूल जाओ तो बस दिमाग में ये रखना कि ये कंट्रीब्यूशन ही तो है, लेकिन परसेंटेज में है। और किसके रिस्पेक्ट में निकाला ये परसेंटेज, सेल्स के रिस्पेक्ट में। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड किया, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किया सेल्स से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो डेसिमल में आएगा, कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो था 1 माइनस वीसी रेशियो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, या 100% माइनस वीसी रेशियो। अब ये वीसी रेशियो अगर डेसिमल में है तो 1 से माइनस करेंगे, अगर परसेंटेज में है तो 100 से माइनस करेंगे। और मैंने आपको ये बताया था, हमने प्रूव भी किया था कि पीवी और वीसी रेशियो का जो सम होता है वो 1 होता है या फिर 100% होता है, क्योंकि चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो या कंट्रीब्यूशन हो, ये दोनों के दोनों कहां से निकले हैं, सेल्स में से। तीसरा फॉर्मूला था चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, और ऐसे ही चौथा फॉर्मूला था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। अब आप मुझे बताइए इन चारों में से यहां पर कौन से वाला फॉर्मूला लग रहा है। सर देखने में तो लग रहा है कि यहां पर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ना यहां पर हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा। भाई प्रॉफिट नहीं दे रखा तो क्या दिक्कत है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया भी था। यहां पर हमको टोटल कॉस्ट दे रखी है। अब टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है, टोटल कॉस्ट का मतलब हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का सम दे रखा है। टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है कि इसमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों है। और अगर मैं सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट निकल आएगा। अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं। मान लीजिए हमारी सेल्स ना 10,000 रुपए की है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 6,000 रुपए की है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 4,000 का। मान लीजिए हमारी फिक्स कॉस्ट 1,000 रुपए की है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3,000 का। एक तो प्रॉफिट निकालने का ये तरीका है, लेकिन मैं अगर इसी एग्जाम्पल में आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, सर एक कॉस्ट हमारी 6,000 है और दूसरी कॉस्ट हमारी 1,000 है। भाई यही तो 2 कॉस्ट होती है। अगर मैं टोटल कॉस्ट पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, सर 7,000। अगर मैं सीधे सीधे 10,000 में से, अगर मैं 10,000 में से सीधे सीधे टोटल कॉस्ट मतलब 7,000 माइनस कर दूं तो भी तो क्या निकल के आएगा, तो भी तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। मतलब एक तरीका तो ये इनकम स्टेटमेंट है,
जिसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को पहले मैनेज करते हैं फिर बाद में फिक्स कॉस्ट को मैनेज करते हैं, और या फिर अगर प्रॉफिट में बेसिक तरीके से जो कॉमन सेंस वाला तरीका है वो तो क्या है कि भाई टोटल कॉस्ट को अगर हम एक साथ माइनस कर देते हैं सेल्स में से तो प्रॉफिट निकल आता है। तो यहां पर हमें टोटल कॉस्ट दे रखा है। टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और इसमें फिक्स कॉस्ट भी है। तो हम अगर सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा, दोनों लेवल्स का प्रॉफिट निकालेंगे, चेंज इन प्रॉफिट भी आ जाएगा। चेंज इन सेल तो हम यहां पर देख ही सकते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख हो, या मतलब 50,000 का चेंज इन सेल्स है। आइए जरा इस पर्टिकुलर एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। सेल्स कितनी कितनी है भाई, 1 लाख, और ये 1.5 लाख। इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है 90,000, और ये 1,10,000। ये निकल आएगा हमारा प्रॉफिट फर्स्ट पीरियड का 10,000 और सेकेंड पीरियड का 40,000। अब आप देख लीजिए चेंज इन सेल कितना है सर 50,000। चेंज इन प्रॉफिट कितना है सर 30,000। तो हमारा पीवी रेशो का क्या फॉर्मूला है यहां पर सर, चेंज इन प्रॉफिट। चेंज को याद है मैंने बताया था, चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये डेल्टा का साइन है। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। 30,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, 60%। सर आपने ये परसेंटेज में क्यों निकाला, डेसिमल में भी तो छोड़ सकते थे, बिल्कुल 0.6 भी लिख सकते थे हम। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हमें क्वेश्चन खुद बोले कि पीवी रेशो निकालो, हमें बोला है पीवी रेशो निकालने के लिए, तो हम ऑफ कोर्स वैसे ही निकाल के देंगे जो दिखने में सुनने में सुंदर लगे। 60% ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में बजाय कि 0.6। तो अगर हमें पीवी रेशो निकालने के लिए बोलेगा तो हम परसेंटेज में निकालेंगे। लेकिन मान लो हमें पीवी रेशो एज अ वर्किंग नोट अपने लिए कंप्यूट करना है किसी और कैलकुलेशन के लिए, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना आप देखोगे पीवी रेशो कई बार एज अ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वहां पर हमारी चॉइस है, हम डेसिमल में निकाल दें या परसेंटेज में निकाल दें। इसको नोट कर लो। अब सेकेंड पार्ट में इसने हमसे क्या कहा है, सेकेंड पार्ट में ये हमसे कह रहा है कि भाई कैलकुलेट कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट फॉर बोथ द पीरियड्स, मतलब दोनों पीरियड्स का हमको वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करना है। अब ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको पिछली क्लास का जो हमने ज्यादा ज्यादा डिस्कशन किया था, जिसके लिए मैंने आपको पॉइंट नंबर 10 और 11 लिखवाया था, फिर मैंने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, अगर आपको ये याद है तो ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर आपको सेल्स पता हो और वेरिएबल कॉस्ट रेशो पता हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। भाई वेरिएबल कॉस्ट रेशो का क्या मतलब था, अगर मान लो मैं कहता हूं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट रेशो 20% है, तो उसका क्या मतलब है कि हम जितनी भी सेल करते हैं उसका 20% हमारा वेरिएबल कॉस्ट में खर्चा हो जाता है। तो जो भी हमारी सेल होगी उसको 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट रेशो 20% है तो हम क्या निकाल लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक ऐसे ही अगर मैं सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कंट्रीब्यूशन निकल आता है। क्यों भाई, क्योंकि पीवी रेशो क्या था, जैसे वेरिएबल कॉस्ट रेशो है कि हमारी परसेंटेज में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, पीवी रेशो क्या है कि हमारा परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन कितना है। और वैसे भी अगर मैंने कहा था भूल जाओ भाई, ये फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर्मूला में टोटल कितनी चीजें हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पीवी रेशो के फॉर्मूला में कितनी चीजें हैं, एक पीवी रेशो खुद है, एक कंट्रीब्यूशन है और एक सेल है। इन तीन में से कोई भी दो चीजें पता हो तो तीसरी हम निकाल लेते हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन और सेल्स अगर पता हो तो पीवी रेशो निकाल देते हैं, ऐसे ही सेल्स और पीवी रेशो पता होगा तो कंट्रीब्यूशन निकाल दोगे। इस वाले फॉर्मूला में तीन चीजें कौन सी हैं, वीसी रेशो, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स। जैसे वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स पता हो तो वीसी रेशो निकल जाती है, ठीक ऐसे ही सेल्स और वीसी रेशो पता होगी तो हम वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट कर लेंगे। और कॉमन सेंस वाली बात तो यही है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट रेशो का मतलब यही होता है कि हमारी जितनी भी सेल होती है उसका इतना परसेंट हम वेरिएबल कॉस्ट में खर्च कर देते हैं। अब इस बात को भी ध्यान रखना था आपको कि आप इस वेरिएबल कॉस्ट रेशो को जिस भी लेवल की सेल्स पर मल्टीप्लाई करोगे उसी लेवल की सेल निकल के आएगी।
अगर मान लो 10,000 यूनिट्स की सेल्स पर मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10,000 यूनिट्स वाली निकल के आएगी। अगर मैं 20,000 यूनिट्स वाली सेल्स लेकर उसको वीसी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसी लेवल की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। और यहां तक भी हमने देखा था कि अगर मैं सिंपली एक यूनिट की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। अब वो समोसे वाला एग्जांपल याद करो, 10 रुपए का समोसा बेच रहे थे, 60% का हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो था, तो अगर मैं 10 रुपए को 60% से मल्टीप्लाई कर देता तो कितना आता, 6 रुपए। तो एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आएगा, और अगर ज्यादा यूनिट्स के सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस भी लेवल की सेल्स को हम लेंगे उसी लेवल का वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा। सर ये सब बातें तो बता चुके हो भाई, मैंने तो कहा ना, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, पिछली 2 क्लासेस का रिवाइज करवा रहा हूँ। ये रिवाइज जब हो जाएगा, मतलब जैसे ये एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा, फिर हम अपने आगे के डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आइए जरा वापस आते हैं यहां पर। अब आप मुझे बताइए, हमें क्या वीसी रेशो पता है? सर वीसी रेशो तो नहीं पता, पर पीवी रेशो तो पता है, अभी भी निकाली आपने। पीवी और वीसी रेशो का सम कितना होता है? सर 100% होता है। जब आपको यहां पर पता है कि पीवी रेशो 60 है तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना होगा? 40%। तो आइए हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेशो पहले हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 100% में से पीवी रेशो को माइनस कर देते हैं। भाई एक पता हो तो दूसरी निकल जाती है ना, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना आ गया? 40%। अब अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? सेल्स को वीसी रेशो से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो पीरियड 1 की सेल कितनी है? सर 1 लाख है, और वीसी रेशो कितना है? 40% है, 40 आ जाएगा। पीरियड 2 1.5 लाख, 40%, 60,000 आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखें, 60% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। हमें यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए हमें सेल्स को वीसी रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ये 60% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो अगर आप 1 लाख को 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 60,000। वो क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हाँ आप ये भी कर सकते हो कि पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लो, फिर सेल्स में से कंट्रीब्यूशन को घटा देंगे तो बचा हुआ वेरिएबल कॉस्ट होगा। जब मैं कह रहा हूं 1 लाख में से 60,000 कंट्रीब्यूशन है तो 40,000 कहां खर्च हो गया? वेरिएबल कॉस्ट में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पीवी रेशियो यूज करके पहले कंट्रीब्यूशन निकालो, फिर सेल्स और कंट्रीब्यूशन की मदद से वेरिएबल कॉस्ट निकालो, ये भी कर सकते हो। मैंने कहा ना कई तरीके हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। फिलहाल हमने जो हमें सिंपल सा तरीका लगा वो हमने यहां पर यूज करके दोनों पीरियड्स का वेरिएबल कॉस्ट यहां पर कंप्यूट कर दिया। अब तीसरा पॉइंट यहां पर है कि हमें फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करना है। ध्यान रखें फिक्स कॉस्ट के आगे ना ये नहीं लिखा कि दोनों पीरियड्स का फिक्स कॉस्ट निकालो। भाई फिक्स कॉस्ट तो एक ही होगा, चाहे पीरियड 1 हो या पीरियड 2 हो। फिक्स कॉस्ट में फिक्स वर्ड की तो इज्जत रखेंगे ना हम, नहीं पहला पीरियड हो या दूसरा पीरियड हो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। जैसे हमारे वो समोसे वाले एग्जाम्पल में फिक्स कॉस्ट कितना था? हमेशा 10,000 10,000 10,000। तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाला है इसलिए यहां पे ये नहीं लिखा कि दोनों पीरियड्स की फिक्स कॉस्ट निकालो। दोनों पीरियड में क्योंकि एक ही फिक्स कॉस्ट रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट लेकिन सेम नहीं रह सकती। क्यों? सेल चेंज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। सेल अलग अलग है तो ऑफ कोर्स वेरिएबल कॉस्ट भी अलग अलग ही होगी। अब बताइए मुझे फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? देखो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास तरीका क्या है कि आप दोनों पीरियड में से किसी भी एक पीरियड का डेटा यूज कर लो, किसी भी एक पीरियड का डेटा यूज कर लो और फिक्स कॉस्ट निकाल लो। कैसे निकालोगे? आपके पास यहां पर टोटल कॉस्ट दे रखा है। जैसे मान लो हमारे पास पहला पीरियड, टोटल कॉस्ट कितना है? 90,000। ये टोटल कॉस्ट जो है ये किन दो चीजों को जोड़ के आया है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। मतलब 90,000 में वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों है। तो 90,000 में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट बाहर कर दूंगा तो बची हुई कौन सी होगी? फिक्स कॉस्ट। मतलब 90,000 में से अगर मैं 40,000 माइनस कर दूं, पीरियड 1 की टोटल कॉस्ट 90,000 है और पीरियड 1 की वेरिएबल कॉस्ट 40,000 है, तो फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 50,000। भाई जैसे यहां पर देखो, अगर हमें पता है कि टोटल कॉस्ट 7,000 है ना, ये एग्जांपल याद है जब लिया था, हमारी टोटल कॉस्ट 7,000 है, 7 में से 6 घटाऊंगा तो 1 ही बचेगा ना। 7 में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट घटा दूंगा तो फिक्स कॉस्ट बचेगा ना। अच्छा अब पीरियड 2 का डेटा देखोगे तो भी सेम 50,000 ही आएगा। कैसे?
हमारी पीरियड 2 की टोटल कॉस्ट कितनी है 1,10 और पीरियड 2 की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60,000। 1,10 में से 60,000 माइनस करो, अभी भी 50,000 आएगा। मतलब आप चाहे पीरियड 1 का डेटा यूज करो या पीरियड 2 का डेटा यूज करो, जहां तक फिक्स कॉस्ट का सवाल है वो दोनों ही केसेस में सेम ही आएगी। तो कोई भी एक डेटा यूज करके आप, अगर मान लो एग्जाम में ऐसा आता है, तो कोई भी एक डेटा यूज करके आप फिक्स कॉस्ट निकाल आना। अभी मैं आपको दोनों से ही करके दिखा देता हूं, ठीक है। आइए जी, तो हमें पता है टोटल कॉस्ट जो होती है वो कैसे आती है। सर टोटल कॉस्ट में दोनों चीजें होती हैं, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। तो मुझे अगर फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करना हो तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना चाहिए। तो आपके पास देखो दो पीरियड है, फर्स्ट और सेकेंड, है ना। दोनों की टोटल कॉस्ट आपको पता है। फर्स्ट पीरियड की टोटल कॉस्ट कितनी है सर, फर्स्ट पीरियड की टोटल कॉस्ट है 90,000 और यहां पर कितनी है 1,10,000। तो टोटल कॉस्ट में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएगा भाई, टोटल कॉस्ट में दोनों है, एक हिस्सा माइनस कर देंगे तो बचा हुआ दूसरा हिस्सा आएगा ना फिर, है ना। फर्स्ट पीरियड की वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली 40, ये लो जी 40 माइनस कर दिया। 90 में से अगर 40 वेरिएबल है तो इसका मतलब 50 फिक्स्ड होगी। सेकेंड पीरियड की हमारी वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है, तो यहां पर भी आप कंप्यूट कर लोगे तब भी 50 आएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो और कोई भी एक पीरियड का डेटा लेके आप फिक्स कॉस्ट निकाल देना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। अगर हम एक ही बार निकाल देंगे तो ये इंप्लाइड है कि दूसरे साल में भी यही रही होगी। इसलिए फिक्स कॉस्ट के आगे ये नहीं लिखा उसने कि दोनों पीरियड्स की निकालो। वेरिएबल कॉस्ट तो क्योंकि दोनों पीरियड्स की अलग अलग थी इसलिए उसको बोलना पड़ा, लेकिन फिक्स कॉस्ट के लिए उसने नहीं बोला। मेरे ख्याल से पिछली क्लास का हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू काफी बातें रिवाइज कर ली, और हालांकि हमने पहली दो क्लासेस में सब कुछ अच्छे से ही डिस्कस किया था, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे अब और बातें करनी चाहिए पिछली दो क्लासेस से रिलेटेड। आपको जो मैंने पिछली दो क्लासेस में बताया है, समझाया है, सिखाया है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे, एक एक क्वेश्चन के 4-4 5-5 पार्ट होंगे, तो जो पहली दो क्लासेस में किया वो बार बार रिपीट होगा। तो वो इनडायरेक्टली आप देखोगे जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे क्वेश्चंस की, जब हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे आगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो शुरुआत की क्लासेस का भी इनडायरेक्टली बार बार रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि उसके कैलकुलेशंस हमारे क्वेश्चंस में होंगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक इसको यहीं तक रखते हैं। अब हम अपने अगले डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने कहा इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट पर क्वेश्चन जनरली आना तय है, और कभी कभी तो मैंने कहा ना उस पर सोलो क्वेश्चन आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट पर। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो अब हम अपने अगले डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो अगला डिस्कशन हमारा है ब्रेक इवन पॉइंट। हमने लास्ट क्लास तक 11 पॉइंट्स लिख लिए थे, अब हमें पॉइंट नंबर 12 से आगे बढ़ना है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं पॉइंट नंबर 12 करके, और उस हेडिंग का नाम देंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 12 ब्रेक इवन पॉइंट। इसको शॉर्ट में हम क्या बुलाते हैं, बीईपी। लिखिएगा इसके बारे में, ब्रेक इवन पॉइंट is that level of sales at which contribution is equals to fixed cost। अच्छा मैं ना अभी लिखवा रहा हूं, लिखने के बाद हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं फिर इसके ऊपर हम
कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। एट ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 0। और इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमको यूनिट्स में कंप्यूट करना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और यही अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कंप्यूट करना हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं किसी भी फॉर्मूला को रटवाऊंगा नहीं, इस फॉर्मूला को अभी हम लॉजिकली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अभी के लिए बस इतना ही नोट करना है। अब मैं इसके ऊपर कई सारी बातें बोलूंगा और जिसको आपको बड़े ध्यान से अब सुनना है। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट को मैं अगर आसान से शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बिजनेसमैन ना तो प्रॉफिट कमा रहा है और ना ही कोई नुकसान कर रहा है। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं इस पर तो मैं अभी अभी बहुत अच्छे से डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दिमाग में ये आता है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालता कौन है? किसको निकालने की पड़ी है इस ब्रेक इवन पॉइंट को? देखो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की जरूरत जनरली हमें तब पड़ती है जब हम कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब कोई इंसान नया बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसके दिमाग में पहले एक ये डर होता है कि कहीं मैं नुकसान ना कर बैठूं। उसको ये लगता है कि भाई ठीक है, अभी मुझे कोई जानता नहीं है, गुडविल मेरी है नहीं, रेपुटेशन है नहीं। जब कोई जानता ही नहीं है हमें, तो हमारा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा? धीरे धीरे हमें विश्वास डेवलप करना पड़ेगा। पहले कुछ हमारा सामान बिकेगा, जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो आगे और रेफरल देगा, धीरे धीरे करके नाम बना लेंगे। लेकिन शुरुआत में उसको बस ये डर रहता है कि नुकसान भी ना हो जाए, कम से कम प्रॉफिट भले ही ना हो लेकिन नुकसान भी ना हो। और नुकसान ना होने का क्या मतलब है? कि कम से कम इतनी तो रेवेन्यू जनरेट कर लें कि हमारे जो बिजनेस के खर्चे हैं वो हम रिकवर कर पाए। मतलब हर एक नया बिजनेसमैन जो है सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहेगा, क्योंकि ये जानना चाहेगा कि कम से कम कितना एफर्ट लगाऊं कि मुझे नुकसान ना हो। देखो, जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे ना, आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे कि जो बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हैं, महीने का अच्छा सैलरी कमा रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख के आसपास सैलरी है, लेकिन जॉब से खुशी नहीं है। उनको लगता है यार बॉस की सुननी पड़ती है, ऑफिस में पॉलिटिक्स इतनी है, पर्सनल लाइफ कोई है ही नहीं, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है। मतलब वो जॉब से खुश नहीं है और उनको लगता है कि क्यों ना हम अपना व्यापार करें, अपना कोई बिजनेस करें। लेकिन वो जो हिम्मत नहीं जुटा पाते बिजनेस करने की, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार जो अभी महीने के मान लो 2 लाख रुपए की सैलरी है, जो महीने के 2 लाख रुपए अभी मेरे हर महीने बैंक में मेरे क्रेडिट हो जाते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। और अगर बिजनेस करूंगा तो बिजनेस करने से तो भाई आपको पता ही है फिक्स खर्चे होंगे। शुरुआत में तो वो हो सकता है किराए की जगह ले तो किराया देना पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉय भी रखेगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो सोचिए, अभी मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे हर महीने मेरे बैंक में 2 लाख रुपए आते हैं, और जॉब रिजाइन मार दूंगा तो वो 2 लाख रुपए आने बंद हो जाएंगे। तो जो इनफ्लो आ रहा है वो रुक जाएगा, और जो बिजनेस करूंगा वहां पर फिक्स खर्चे होंगे, तो वहां पर शुरुआत में आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हर एक ऐसा इंसान जो अभी अपनी एक बढ़िया जॉब कर रहा है, वो जॉब छोड़ ही नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता? उसको बस यही रहता है कि नुकसान ना कर बैठूं। तो अगर हम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ना हम बिल्कुल एक कैलकुलेशन करके बैठते हैं कि भाई कम से कम इतना तो काम करना पड़ेगा, भाई नुकसान ना हो जाए एटलीस्ट। ये है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का सिग्निफिकेंस। चलो, नया बिजनेसमैन तो निकालता है, लेकिन कई बार एस्टैब्लिश्ड बिजनेस भी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मतलब जैसे टेस्ला का नाम आपने सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो कह सकते हो कि एक मार्केट लीडर है इंडिया में। लेकिन अभी उन्होंने कोई ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया, वो करना चाह रहे हैं। बार बार उनकी पहले बीच में पीएम से मीटिंग भी तय हुई, लेकिन किसी रीजन से फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, वो आए नहीं यहाँ पर। लेकिन मान लो जब भी टेस्ला इंडिया में आएगा तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या होगा कि कम से कम कितनी गाड़ियां बेच लें,
कि उनको इंडियन ऑपरेशंस के नुकसान ना हो। भाई इंडिया में आएंगे तो यहां पर एक सेपरेट फैक्ट्री लगाएंगे, यहां पर उनके अलग से खर्चे होने शुरू हो जाएंगे, अलग से जो भी खर्चे होंगे वो खर्चे तो रिकवर कम से कम करना चाहेंगे ना। मतलब टेस्ला का लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इंडिया से भी प्रॉफिट कमाना इच्छा होगी, लेकिन जब वो शुरुआत में आएंगे तो उनको सबसे पहले क्या चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट, कम से कम कितनी सेल कर लें कि हमारा नुकसान ना हो। ऐसे ही बिरला ग्रुप पेंट्स के बिजनेस में आया पीछे, तो बिरला ग्रुप को सबसे पहले क्या लगेगा कि भाई पेंट्स का जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कितना पेंट बेच लें कि कम से कम नुकसान ना हो। तो हर एक नया बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस कोई नए बिजनेस में आए या फिर कोई बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट करे, तो सबसे पहले वो क्या निकालना चाहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो एफर्ट है, ये वो मिनिमम एफर्ट है जो हमें लगाना है ताकि हम नुकसान ना करें। ठीक है ना। आपके लिए भी तो ब्रेक इवन पॉइंट, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके दिमाग में भी 40 नंबर का एक ब्रेक इवन चलता है नहीं, तो ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड है ताकि हम नुकसान ना करें। अब सवाल ये उठता है कि जब मैं आपसे बोलूंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट से हमारा क्या मतलब है, क्या कंप्यूट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा और हमेशा सेल्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। मतलब मैं अगर आपको कहता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो, तो आपको क्या सुनाई देना चाहिए, आपको सुनाई देना चाहिए कि सर बोल रहे हैं सेल निकालनी है, लेकिन वो वाली सेल निकालनी है जहां पर हमारा प्रॉफिट जीरो है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने टेस्ला का एग्जांपल लिया, टेस्ला जब भी इंडिया में आएगा और वो ब्रेक इवन पॉइंट निकालेगा तो वो क्या निकाल रहा है, वो सेल निकाल रहा है। किसकी सेल, उसकी गाड़ियों की सेल, कि कम से कम कितनी गाड़ियां बेच लें कि इंडिया में नुकसान ना हो। ऐसे ही वो ये समोसे वाले भैया याद है, मान लो वो समोसे वाले भैया जो है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हैं किसी एक महीने का, तो वो क्या निकालेंगे कि कम से कम कितने समोसों की सेल करें, कम से कम कितने समोसे बेचें कि भाई हमारे महीने के फिक्स खर्चे रिकवर हो जाए। तो जब हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट से हमारा मतलब किससे होता है, सेल से। और सेल्स आप भी जानते हो यूनिट्स में भी निकल सकती है और रुपीज में भी निकल सकती है। तो हमें जब ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाए तो हमें यह ध्यान रखना है हमेशा कि हमें सेल्स कंप्यूट करना है। अब ये सारी बातें ना मैं एक एग्जांपल की मदद से बताऊंगा ना, तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी। आइए एक एग्जांपल की मदद से हम अपनी ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट को समझाने के लिए ना मैं अपना वही समोसे वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप रिलेट भी कर पाएंगे, हमने पहले उस एग्जाम्पल को लिया था। वापस से मैं यहां पर फ्रेश डेटा यहां पर लिख रहा हूं और उसकी मदद से ब्रेक इवन पॉइंट का हम जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। इसको अभी आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। वो समोसे याद है हम कितने का बेच रहे थे, सिर्फ हमारा समोसा 10 रुपए का बिकता था, और 10 रुपए का समोसा हम ठीक है बेचते तो थे, लेकिन समोसा हमें बनाना भी पड़ता था। तो समोसा बनाने की हमारी कॉस्ट कितने की पड़ती थी, 6 रुपए की, और हमारे घर में हर एक समोसा बेचने की जो हमें खुशी होती थी वो 4 रुपए की होती थी। याद है ना ये एग्जाम्पल, हाँ सर बिल्कुल याद है। अब मान लीजिए कि हमारे ना किसी पर्टिकुलर महीने में 2500 समोसे बिकते हैं। अब 2500 समोसों का हमारा रेवेन्यू कितना आएगा सर, 2500 मल्टीप्लाइड बाई 10, रेवेन्यू आएगा सर 25,000 का। और हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना लग जाएगा सर, 2500 मल्टीप्लाइड बाई 6, 15,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितने का आएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा सर 10,000 रुपए का। मान लो हमारी फिक्स कॉस्ट भी 10,000 रुपए है, हमारी फिक्स कॉस्ट भी 10,000 रुपए है, हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, जीरो हो गया। ये जो आपके सामने मैंने अभी एक लेवल कैलकुलेट किया, जानते हो यही ब्रेक इवन पॉइंट है। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट कितना है, जीरो है। मैंने अभी फॉर्मूला आपको नहीं समझाया, फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताइए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो कि हमें निकालना क्या है। जब मैं बोलता हूं ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि सर सेल निकालने के लिए बोल रहे हैं, और कौन सी वाली सेल, वो सेल जहां पर प्रॉफिट जीरो है। तो ये वाले पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट जीरो है, और इस पॉइंट पर हमारी सेल कितने की हो रही है, 2500 यूनिट्स। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जानते हो क्या है, 2500 यूनिट्स है। यूनिट्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल कितनी है तो 2500 है, और रुपीज में पूछूं तो 25,000 रुपए है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 2500 यूनिट्स का ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है, 25,000 रुपए ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो यूनिट्स में भी निकल सकता है और रुपीज में भी निकल सकता है, दोनों में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, फॉर्मूला मैं अभी आपको प्रॉपर डिराइव करवाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बेसिक डेटा ले रहा हूं आपके सामने। अब आप जरा मुझे सोच के बताइए, अगर मान लो हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में 3000 यूनिट्स बेच लेते हैं, तो बताओ हमारा रेवेन्यू कितना आएगा। सर हमारा रेवेन्यू आएगा 30,000 रुपए का।
हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितने की होगी? सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट 18,000 रुपए की होगी। प्रॉफिट कितने का होगा? मीन कंट्रीब्यूशन कितने का होगा? सर 12,000 का होगा। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर वो तो सेम ही रहेगी 10,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,000। मतलब जैसे ही मैं ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल करता हूं तो उस केस में हमारा प्रॉफिट होगा। नहीं, 2,500 पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है, यहां पर हम अपने खर्चे रिकवर कर लेते हैं, तभी हमारा प्रॉफिट 0 है, खर्चे ही रिकवर हो पाए हैं। लेकिन जैसे ही 2,500 के ऊपर बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है। इसका मतलब जैसे ही ब्रेक इवन के ऊपर जाओगे तो आपके प्रॉफिट शुरू हो जाएंगे। और ठीक इसका उल्टा, अगर हमने ब्रेक इवन अचीव नहीं किया, ब्रेक इवन पॉइंट से कम यूनिट्स बेचे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? नुकसान होगा। आप देखिए, मान लो हमारे 2,500 नहीं 2,000 समोसे ही बिक पाए। अगर 2,000 समोसे बेचोगे तो उसका रेवेन्यू 20,000 रुपए आएगा। इसमें वेरिएबल कॉस्ट 2,000 इंटू 6 12,000 की लग जाएगी। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 8,000 रुपए का आएगा। फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 रुपए की है। भाई कॉन्ट्रीब्यूशन 8,000 का कमाया है, फिक्स खर्चे तो 10,000 के हैं। इसका मतलब यहां पर हमें क्या हो जाएगा? यहां पर हमें 2,000 का नुकसान हो जाएगा। मतलब आप समझें, ब्रेक इवन से ज्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, ब्रेक इवन से कम बेचेंगे नुकसान वाली सिचुएशन है। और एग्जैक्टली ब्रेक इवन पर नो प्रॉफिट नो लॉस। ना खुशी है ना गम है। हम ना खुशी की सिचुएशन चाहते हैं ना गम की सिचुएशन चाहते हैं, हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन चाहिए। तो अभी ना शुरुआती डिस्कशन जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, हम प्रॉफिट वाले केस की बात करेंगे, आगे चल के नुकसान वाले केस की भी बात करेंगे, पर अभी हमारा मुद्दा ना तो ये है ना ही हमारा, आपको कुछ नहीं करना है, आप नोट भी नहीं कर रहे, ना हमारा मुद्दा ये है। हमारा मेन मुद्दा क्या है? ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। हमें वो सेल्स को कंप्यूट करना सीखना है जहां पर ना तो प्रॉफिट है ना नुकसान है। ना मैं प्रॉफिट वाले सिनेरियो के में इंटरेस्टेड हूं, ना ही मैं नुकसान वाले सिनेरियो में इंटरेस्टेड हूं। मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिचुएशन को कंप्यूट करना सीखना है कि ये निकालते कैसे। क्या यहां तक आपको सारी कहानी क्लियर है अभी तक जो मैंने बोला? अब सवाल यही उठता है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है हम कैसे कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूलाज अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मेरी बातों को आगे ध्यान से फिर से सुनिएगा, ठीक है? चलिए, पहले आपसे कुछ कॉमन सेंस वाली बातें पूछ लूं क्या? हाँ सर पूछो। मुझे ये बताओ कि मैं अगर मान लो 10,000 को 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है? सर 10,000 को 4 से डिवाइड करने पर 2,500 आएगा। नहीं, 10,000 क्या है सर? कंट्रीब्यूशन। 4 क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका मतलब मैं अगर टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करता हूं तो नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं। मैं अभी ब्रेक इवन की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिंपली कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं। अच्छा चलो, मान लो मैं अगर सपोज ये 12,000 को अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है? सर 12,000 को 4 से डिवाइड करने पर 3,000 आएगा। 12,000 क्या है सर? टोटल कंट्रीब्यूशन। 4 क्या है सर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से जब डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल के आते हैं। ऐसे ही यहां पर भी देख लो, 8,000 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 2,000 ही आएगा ऑफ कोर्स। भाई आप जरा वैसे सोचो, अगर पीछे आपने देखा ही, अगर मान लो मैं 2,500 को 2,500 को जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 10,000 आता है। जब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन आता है। तो ठीक ऐसे ही अगर मैं ये 4 को यहां मल्टीप्लाई करने की बजाय 10,000 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल के आएंगे कि नहीं निकल के आएंगे? बिल्कुल निकल के आएंगे। इस बात को ना मैं भी यूज करूंगा, ठीक है? बट फिलहाल मैंने आपको एक बात के बताई कि भाई अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो हमारे क्या निकल आते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स। और नंबर ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है? सेल्स इन यूनिट्स निकाल सकते हैं। चलो सर ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा भाई हमारा ना फोकस अभी सिर्फ ये वाला पॉइंट है। हम क्योंकि प्रॉफिट वाले केस में भी इंटरेस्टेड नहीं है, नुकसान वाले केस में भी इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे अभी जो कंप्यूट करना है वो कंप्यूट करना है नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। इसका मतलब अगर मुझे प्रॉफिट 0 चाहिए, सोचिए ध्यान से सोचिएगा, अगर मुझे प्रॉफिट 0 चाहिए तो वो तो सिर्फ तभी आ सकता है जब हम कंट्रीब्यूशन उतना ही कमाएं जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है। सोचिए हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर हमारी फिक्स कॉस्ट 10,000 है। तो अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करना है तो पहला वहां पर जो कंडीशन है वो यही है ना कि मुझे कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट जितनी कमाना है। फिक्स कॉस्ट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा लोगे, मतलब 10 से ज्यादा कमाओगे, से 12 कमाया तो प्रॉफिट आ गया, 10 से कम कमाया 8 कमाया तो नुकसान आ गया। ना नुकसान वाली सिचुएशन में अब इंटरेस्टेड हूं ना प्रॉफिट वाली सिचुएशन में। इसका मतलब अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करना है
तो सबसे पहले तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि मुझे उतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है, ज्यादा नहीं कमाना, कम भी नहीं कमाना, फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। तभी आप देखिए, मैंने आपको अभी दो बातें बोली। मैंने कहा भाई देखो, ब्रेक इवन पॉइंट जब बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर सेल निकालने के लिए कह रहे हैं, और ऐसी सेल निकालने के लिए कह रहे हैं जहां पर प्रॉफिट जीरो है। और प्रॉफिट जीरो कब होगा? जब कंट्रीब्यूशन बिल्कुल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। क्यों? कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया फिक्स कॉस्ट से तो भाई वो तो प्रॉफिट हो गया, फिक्स कॉस्ट से कम कंट्रीब्यूशन कमाया तो नुकसान हो गया। ना नुकसान चाहिए ना प्रॉफिट चाहिए। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हमें कितना कमाना है? एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमाना है। क्या ये बात आपको क्लियर होती है? हाँ सर, ये भी बात क्लियर होती है। अच्छा, अब आपको वो गुल्लक याद है? शुरुआत वाले एग्जांपल्स में हमने एक गुल्लक बनाया था। मान लो फिर से अब हम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक बढ़िया नया गुल्लक खरीद के लेके आते हैं और गुल्लक को बोलते हैं भाई देख गुल्लक, हम जैसे जैसे समोसा बेचेंगे तो तुझे 4 रुपए देते जाएंगे। गुल्लक सवाल करता है 4 रुपए क्यों दोगे भाई, समोसा तो 10 रुपए का बेचोगे। हम फिर गुल्लक को समझाएंगे थोड़ी सी मार्जिनल कॉस्टिंग, भाई देख गुल्लक कि जैसे जैसे समोसा बेचेंगे, माना 10 रुपए आते हैं हमारे पास, लेकिन समोसा बनाने के लिए 6 रुपए हमारा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा बैठता है, तो 6 रुपए का खर्चा, 10 रुपए का रेवेन्यू, बचते तो 4 रुपए ही है। तो इसलिए हमें जो खुशी होती है हर एक समोसा बेचने पर, वो कितने की खुशी होती थी? 4 रुपए की। गुल्लक को बात समझ में आती है। तो हमने कहा भाई देख गुल्लक, जैसे जैसे समोसा बेचेंगे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास 4 रुपए बचते हैं, 4 रुपए तुझे देते जाएंगे। और हमारा ना पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना है। और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कि हमें उतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है कि जितना हम फिक्स कॉस्ट हमारी है। फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है, ज्यादा भी नहीं कमाना, कम भी नहीं कमाना, लेकिन फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमाना है। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो हमने गुल्लक को रिक्वेस्ट करी, भाई देख गुल्लक, तेरे को 4 रुपए देते जाएंगे हर एक समोसा बेचने पर, लेकिन ना हमें आवाज लगा देना जैसे ही तेरे पास 10,000 रुपए इकट्ठे हो जाए। बड़ा क्रूशियल पॉइंट है हमारे लिए, नए बिजनेसमैन है। जैसे ही तेरे पास 10,000 रुपए इकट्ठे होते हैं, हम गुल्लक को बोल रहे हैं हमें आवाज लगाना, हमें वहां पर खुशियां मनानी है। वो हमारे लिए बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है। गुल्लक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप समोसे बेचना शुरू करो, 4,000 रुपए देते जाना। हम जैसे समोसा बिकता है 4 रुपए देते जाते हैं। और गुल्लक को हमने एक रिमाइंडर लगवा दिया कि 10,000 रुपए इकट्ठे होते ही आवाज लगा देना। फिर एक दिन गुल्लक की आवाज आती है, भैया हो गए 10,000 रुपए इकट्ठे। अब आप जरा मुझे बताइए, गुल्लक ने हमें कितने यूनिट्स बेचने पर आवाज लगाई होगी? सर, गुल्लक ने आवाज तब लगाई जब उसके पास 10,000 इकट्ठे हो गए, और 10,000 तभी इकट्ठे होंगे जब 2,500 यूनिट्स बिक जाएंगे, 2,500 समोसे बिक जाएंगे, 2,500 समोसे बिक जाएंगे। 2,500 इंटू 4, 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर ये थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन करूं, गुल्लक के पास 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए। दिस इज व्हाट, ये उतना ही कंट्रीब्यूशन है जो कि फिक्स कॉस्ट के बराबर है। फिक्स कॉस्ट जितना जैसे ही गुल्लक के पास इकट्ठा हो गया, गुल्लक ने हमें आवाज लगा दी। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन। और मैं हर एक यूनिट बेचने पर कितने का कंट्रीब्यूशन कमाता हूं? 4 रुपए का। इसका मतलब मैं अगर इस 10,000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या निकल के आएगा? सर वो 2,500 निकल गया। एंड व्हाट इज दिस 2,500? नंबर ऑफ यूनिट्स। और मैंने आपको क्या कहा? ब्रेक इवन पॉइंट जब मैं बोलूं तो क्या निकालना है? सेल ही निकालनी है। और सेल यूनिट्स में भी निकल सकती है और सेल रुपीस में भी निकल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अभी फिलहाल पहले ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना सीख रहे हैं। रुपीस में कैसे निकलता बताऊंगा अभी। पहले हमें क्या सीखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैसे निकलता है। तो मैं यहां पर अब आपके सामने देखो भी, मैं लिखने का वक्त दूंगा, पहले सिर्फ आपको समझना है, सीखना है। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि हमको ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन कमाना है वो किसके बराबर कमाना है? सर, हमने जो कंट्रीब्यूशन कमाना है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर कमाना है ना। सबसे पहली कंडीशन तो यही है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कहलाना है तो वहां पर कंट्रीब्यूशन बराबर होना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट के। क्योंकि फिक्स कॉस्ट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा लूंगा या फिक्स कॉस्ट से कम कंट्रीब्यूशन कमा लूंगा तो वो ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ी होगा। फिक्स कॉस्ट से ज्यादा कमा लेंगे तो वो तो प्रॉफिट वाली सिचुएशन हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट से कम कमाएंगे तो वो लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो हमें तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन चाहिए, मतलब प्रॉफिट जीरो चाहिए। तो प्रॉफिट जीरो तभी हो सकता है जब ये कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा जो है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर हो। अब आप मुझे ये बताइए कि कॉन्ट्रीब्यूशन हम वैसे कैसे निकालते हैं? सर, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का तरीका होता है कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से। आप मुझे बताइए, ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है या किसी भी लेवल पर देखो कंट्रीब्यूशन, जैसे यहां 10,000 है, 10,000 कैसे आया? नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 4।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या फिर ये कहें 3000 मल्टीप्लाइड बाय 4 12000 आएगा, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 4 8000 आएगा। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या तरीका होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स को हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने बस यही लिख दिया कंट्रीब्यूशन की जगह, और यहां पर हमने फिक्स कॉस्ट को एज इट इज लिख दिया। और इसी फॉर्मूला से अगर हम देखें, इसी इक्वेशन से हम यहां पर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हमें कंप्यूट करने हो तो हमारा क्या तरीका हो जाएगा। यहां पर हम कह रहे हैं भाई फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएंगे। अगर आप यहां ना ध्यान से मन की आंखों से देखोगे ना, मन की आंखों से देखना, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, ये फिक्स कॉस्ट नहीं दिखेगी, ये फिक्स कॉस्ट आपको नहीं दिखेगी। क्या दिखेगा, ये कंट्रीब्यूशन दिखेगा। ध्यान से न्यूमरेटर को देखो, ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, कंट्रीब्यूशन है। क्यों कंट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन जो कमाना है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर ही कमाना है। मैं डेलिबरेटली यहां फिक्स कॉस्ट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा भी नहीं चाहिए, फिक्स कॉस्ट से कम भी नहीं चाहिए। मुझे कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है? फिक्स कॉस्ट के बराबर। मैं कह रहा हूं इसको मन की आंखों से देखोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, ये कंट्रीब्यूशन दिखेगा। और अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करता हूं तो नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं। अभी मैंने आपको बताई थी ये बात, हमने ये डिस्कस भी की थी। मैंने कहा था कॉमन सेंस वाली बात बताओ। अगर मैं कंट्रीब्यूशन को मतलब 10,000 को, अगर मैं 10,000 को जो कि कंट्रीब्यूशन है 4 से डिवाइड करता हूं तो 2,500 आता है। 8,000 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 2,000 आता है। 12,000 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 3,000 आता है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स आता है। लेकिन ध्यान रखें, मुझे 12,000 वाला कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, मुझे 8,000 वाला कंट्रीब्यूशन भी नहीं चाहिए। मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए जो फिक्स कॉस्ट जितना हो। इसलिए मैंने यहां पर कंट्रीब्यूशन वर्ड नहीं लिखा, मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर फिक्स कॉस्ट लिखा। मैंने फिक्स कॉस्ट ही क्यों लिखा? क्योंकि मैं अगर यहां पे कंट्रीब्यूशन लिख देता और कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करता तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो आते, लेकिन अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा ना, जैसे 12,000 भी तो कंट्रीब्यूशन है ना इस एग्जांपल में, 8,000 भी तो कंट्रीब्यूशन है ना, लेकिन कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा। कौन सा वाला कंट्रीब्यूशन चलेगा? जो फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन हो। मैंने कहा फिर ठीक है, जब आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए ही फिक्स कॉस्ट जितना, तो क्यों ना फिर फिक्स कॉस्ट लिखो। लेकिन इस फिक्स कॉस्ट को देखो मन की नजरों से और मन की आंखों से, तो क्या दिखेगा आपको? ये कंट्रीब्यूशन दिखेगा। और कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड अगर हम करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल के आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे यूनिट्स में कंप्यूट करना हो तो हमें सुनाई दे रहा है कि सर सेल्स इन यूनिट्स की बात कर रहे हैं, और सेल्स इन यूनिट्स का मतलब ये हो गया कि हमें कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है। लेकिन कंट्रीब्यूशन हमें कितना चाहिए? फिक्स कॉस्ट के बराबर चाहिए, इसलिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स आता है। इसी बात पर मैं अभी कुछ एग्जांपल आपको करवाऊंगा तो बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी। तो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट का जो पहला फॉर्मूला है, यूनिट्स वाला फॉर्मूला है, तो वो क्या निकल के आया? हमने क्या प्रूव किया? हमने कहा भाई फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट है, दुनिया वाले बोल सकते हैं सर फिक्स कॉस्ट क्यों लिया है? क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, एक्चुअली में ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। ये क्या है? ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट के बराबर ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। नहीं, सही बात है कि नहीं? चलो ठीक है। चलो अब आप ऐसा करो, पहले ना इस एग्जाम्पल को कहीं पे नोट कर लो आप। ये एग्जाम्पल ध्यान रखें हमारा फेयर नोट नहीं है। हमारे फेयर नोट्स में हमारा पॉइंट नंबर ये 12 हमने ब्रेक इवन पॉइंट पे लिखा जरूर था, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है। अब आपकी मर्जी है, नोट करना हो तो कर लीजिए। वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि नोट कर लोगे तो आपको रिविजन के टाइम पे आसानी होगी। तो ये कहीं पे भी ना साइड में ये एग्जाम्पल नोट कर लो और ऊपर लिख लो ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ हमारी और आपकी आपसी समझ के लिए है। मैं ना अभी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स के कई सारे भी एग्जाम्पल करवाऊंगा, तो बात आपको और बेहतर होगी, समझ में आएगी जब मैं नंबर्स के साथ बात करूंगा। फिलहाल के लिए अभी आपने ये बात समझी कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि हमें फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। वैसे हम कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर ही होते हैं। तो हमने कहा ठीक है फिक्स कॉस्ट लिख लेते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि हमें फिक्स कॉस्ट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेना है कि कम लेना है, क्योंकि हमें ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। हमें कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली किसके बराबर चाहिए? फिक्स कॉस्ट के। तो इसको आप नोट कर लो, ये इस एग्जाम्पल को।
ठीक है ना, यही हमने प्रूव किया अभी। अच्छा, मैं अगर चाहूं ना तो मैं यहां पर आपको यही सेम फॉर्मूला एक और तरीके से भी इंटरप्रेट करवा सकता हूं। आप कहो तो करवा दूं? हाँ सर बिल्कुल करवाओ, हमारा ही दिमाग खुलेगा, बिल्कुल करवाना चाहिए आपको। चलो ठीक है, मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले एक सवाल किया था कि अगर हम 10,000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 2,500। 8,000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2,000। 12,000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3,000। मतलब अभी भी हमने ये बात करी थी कि कंट्रीब्यूशन को अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल आता है? नंबर ऑफ यूनिट्स। ये बात हमने अभी भी पहले की थी और यही फॉर्मूला है बेसिकली। नहीं मतलब आपने मुझे अभी अभी बताया था कि नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का क्या तरीका है कि हम कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सर कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है मतलब क्या? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं। एक तरीका तो कंट्रीब्यूशन निकालने का यही था कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दो। और दूसरा तरीका कौन सा था? याद है मैंने आपको शुरुआत में नोट भी लिखवाया था। एक तो फॉरवर्ड कैलकुलेशन होती है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दो, और या फिर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दो। भाई कंट्रीब्यूशन निकालने का एक तरीका तो सिंपल था कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दो। ये हमारी फॉरवर्ड कैलकुलेशन थी। याद है एक बैकवर्ड कैलकुलेशन भी आपको सिखाई थी, नोट भी लिखवाया था। भी कंट्रीब्यूशन के दो हिस्से होते हैं, कुछ फिक्स कॉस्ट के लिए चले जाता है और बचा वो प्रॉफिट। तो मैं अगर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ता हूं तो वो भी तो कंट्रीब्यूशन होता है। 10 प्लस 0 10,000, 10 प्लस 10 10 प्लस 10 20,000, 10 प्लस 70 80,000। नहीं, नोट भी लिखवा रखा है, आप चेक करो। मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्या मैं ये कंट्रीब्यूशन की जगह अगर लिख दूं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कोई दिक्कत है? न्यूमरेटर में अभी भी कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। अब आप मुझे बताओ, हम यहां पर क्या निकालने बैठे हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट होता है? नहीं सर, ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट नहीं होता। ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट 0 होता है। तो प्रॉफिट अगर होता ही नहीं तो प्रॉफिट लिखना ही क्यों? तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या रह गया? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन कमा ही सिर्फ कितना रहे हैं? बस फिक्स कॉस्ट की रिकवरी हो जाए, प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, यह भी एक तरीका है सोचने का। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से अब आपने नोट कर दिया होगा। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स की मदद से आगे की बात ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अभी के लिए बस आप इतना याद रखें कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो है वो हमने समझ लिया है। और वो समझने का हमने क्या तरीका, क्या फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया है कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो हमारे यूनिट्स निकल आएंगे। और यूनिट्स मतलब सेल निकल आएगी। सेल किस में निकली? यूनिट्स में निकली। और हम अभी सिर्फ यूनिट्स की ही बात कर रहे हैं। ये दूसरे वाले फॉर्मूला पर मैंने अभी आपसे कोई बात नहीं करी है। ठीक है, आइए जी आगे चलते हैं। एक एग्जांपल लिखो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 80 रुपए। फिक्स कॉस्ट 1,00,000 रुपए। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। ठीक है, चलिए जैसे ही आप सुनते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो दिमाग में क्या आ रहा है? सेल्स निकालनी है। और सेल्स किस में निकालनी है? यूनिट्स में निकालनी है। ठीक, अब यहां पर हमें दिख रहा है भाई जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस रखता है 100 रुपए का। मान लो ये हम ना एक बड़ा हाई क्वालिटी पेन बेच रहे हैं, मार्केट में 100 रुपए का बिकता है।
और लेकिन ये पेन जब हम मार्केट से खुद खरीद के लेके आते हैं या फिर खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें कितने का पड़ता है? 80 रुपए का पड़ता है। इसका मतलब ये हर एक पेन जो मैं बेचूंगा मुझे खुशी कितने रुपए की होगी? सिर्फ 20 रुपए की होगी। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का रेवेन्यू कमाने के लिए पहले 80 रुपए खर्च भी करने पड़ते हैं इस पेन को खरीदने या बनाने के लिए। नहीं तो मुझे बताओ एक यूनिट का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपए का है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 80 रुपए की है, तो हमारा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितने रुपए हो गया? 20 रुपए हो गया। ठीक, अब याद करो हम गुल्लक लेके आए थे, हमने गुल्लक को बोला भाई गुल्लक देख तुझे ना हम हर एक पेन बेचने पर 20-20 रुपए देते जाएंगे, लेकिन हमें प्लीज आवाज लगा देना जैसे ही तुम्हारे पास कितने इकट्ठे हो जाएं, फिक्स कॉस्ट जितने हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 1 लाख रुपए की। मतलब गुल्लक को हमने बोला कि भाई हमें उतने ही यूनिट्स बेचने हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं, फिक्स कॉस्ट जितने रुपए इकट्ठे हो जाएं। 1 लाख से ज्यादा अगर हम इकट्ठे कर लेंगे फिर तो प्रॉफिट हो जाएगा, 1 लाख से कम इकट्ठे करेंगे नुकसान हो जाएगा। ना नुकसान करना है ना प्रॉफिट करना है, ना दुख चाहिए ना सुख चाहिए, हमें बिल्कुल ऐसी अवस्था में जाना है ना सुख हो ना दुख हो। मतलब 1 लाख रुपए जितना प्रॉफिट कमाना है, 1 लाख रुपए जितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है। गुल्लक ने कोई दिक्कत नहीं है, तुम देते जाना 20 रुपए। अब आप मुझे जरा सोच के बताओ हमारे गुल्लक में कितने पेन बिक जाएंगे कि 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं? सर 5,000 पेन बिक जाएंगे। 5,000 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं नहीं तो कितना होता है? देखो 1 लाख ही होता है। सर ये 5,000 कैसे निकाला? बस यही तो हमने सीखा, यही नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कैसे निकाले। हमने कहा भी देखो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का एक तरीका है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है? हम कह रहे हैं भाई हम ना फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे किससे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दिख रहा क्योंकि आप मन की आंखों से देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन जो कमाना है वो फिक्स कॉस्ट जितना ही कमाना है। तो हमने सर कंट्रीब्यूशन ही क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा ना। फिक्स कॉस्ट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, फिक्स कॉस्ट से कम भी कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा। इसलिए हमने कहा भाई जब चाहिए ही फिक्स कॉस्ट जितना तो फिक्स कॉस्ट ही लिखो। हमने कहा ठीक है फिक्स कॉस्ट लिखा। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितने की है? 1 लाख रुपए की है। और एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितने का है? 20 रुपए का है। न्यूमरेटर में आपको क्या दिख रहा है? कंट्रीब्यूशन, और नीचे क्या दिख रहा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आते कि नहीं आते? हाँ सर आते हैं। ये लो जी हमारे 5,000 यूनिट्स आ गए। इसका मतलब जब हम 5,000 पेन बेचेंगे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचेंगे। ऐसे पॉइंट पर बेचेंगे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। और मैं अगर इसकी वेरिफिकेशन आपको करवा दूं वैसे ही आपके सामान्य ज्ञान के लिए, सर वेरिफिकेशन का मतलब आओ जरा एक बार चेक कर ले क्या इस 5,000 पेन पर हमें प्रॉफिट जीरो ही हो रहा है? देखिए हमारी सेल कितनी हुई? सर 5,000 पेन बेच रहे हैं आप, एक पेन हमारा 100 रुपए का बिकता है। इसका मतलब हमारी रेवेन्यू कितने की आई? 5 लाख रुपए की। हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? सर 80 रुपए का एक पेन हमें खरीद के लेके आना पड़ेगा, तो 5,000 पेन बेचने के लिए पहले 5,000 पेन खरीदने भी तो पड़ेंगे। कितने रुपए के हम पेन खरीद के आएंगे? 4 लाख रुपए के। अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारे पेन कितने रुपए के बन रहे हैं? 4 लाख रुपए के पेन बनेंगे, 5 लाख रुपए के बिके हैं, तो इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का आया? सर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए का आया। तो ये सारा 1 लाख तो हमें देना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट के लिए। ये तो सारा खर्च हो जाएगा हमारा, और सारा ही खर्च हो गया तो प्रॉफिट हमारा जीरो हो गया। नहीं, तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया भाई 5,000 यूनिट जब हम बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट जीरो हो रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को नोट कर लो कहीं करना है तो। सर ये वेरिफिकेशन क्या हमें एग्जाम में भी करके आनी है? ना ना बिल्कुल नहीं। हमसे अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा बस हम ये 5 मतलब यही आंसर देके बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है ना, ये वेरिफिकेशन सिर्फ मैंने अभी आप क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना इसलिए मैंने आपको यहां पे करके दिखाई। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं,
और अगले एग्जाम्पल की मदद से ना हम अब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज को भी डिराइव करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होता है। ये जो हमने अभी भी एग्जाम्पल किया ना, इसको आप एग्जाम्पल नंबर 1 दे दीजिए और अब आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए हमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस दे रखा है 500 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए है 400 रुपए की, और हमें फिर कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन कितने का हो जाएगा? 100 रुपए का। फिक्स कॉस्ट ये मान लीजिए हमारी है 5 लाख रुपए की। ठीक है, कैलकुलेट नंबर 1 पीवी रेशो। ठीक, नंबर 2 ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। नंबर 3 ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब सबसे पहले मैंने यहां पर पीवी रेशो आपको कंप्यूट करने के लिए बोला। यहां तो हमारा पीवी रेशो का बताओ जी, कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा 4 में से? सर यहां तो बेसिक वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। नहीं तो ठीक है, फिर आइए फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो 100 अपॉन 500 इंटू 100। जरा मुझे चेक करके बताओ ये कितना परसेंट आ रहा है? सर ये आ रहा है 20%। सर पीवी रेशियो क्यों निकलवाई? अरे रुको तो सही, पीवी रेशियो का यूज होगा इसमें। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट पार्ट तो आसान सा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हमें किस में निकालना है? यूनिट्स में निकालना है। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आप जानते ही हैं, हमें ऐसी सेल्स निकालनी है यूनिट्स में, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जब मैं बोलता हूं तो आपको क्या सुनाई दे रहा है? सेल्स। हमें ऐसी सेल्स निकालनी है यूनिट्स में जहां पर हम ना प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं, मतलब हमारा प्रॉफिट जीरो है। और प्रॉफिट जीरो कब होता है? जब हम एग्जैक्टली उतना ही कंट्रीब्यूशन कमाएं जितने की हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो इस बार हम गुल्लक को क्या बोलेंगे? भाई देख गुल्लक, 5 लाख रुपए जैसे ही इकट्ठे हो जाएं बता देना। जैसे ही तुम्हारे पास 5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं बता देना। गुल्लक ने पूछा इस बार मुझे हर एक यूनिट बेचने पर कितने रुपए दोगे? हमने बोला भाई 100 रुपए देंगे। हमारा सामान बिकेगा तो 500 रुपए का, लेकिन वो 500 का बेचने के लिए पहले 400 रुपए का खरीदना या बनाना पड़ता है, तो हमें खुशी तो 100 रुपए की हो रही है। उसने गुल्लक ने कहा ठीक है डन, बता दूंगा जैसे ही 5 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमें गुल्लक जो है बताइए कब आवाज लगाएगा? कितने यूनिट्स बिक जाने के बाद वो हमें आवाज लगाएगा कि 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं? ये कौन बताएगा हमको? ये बताएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। हमारी फिक्स कॉस्ट कितने रुपए की है? 5 लाख रुपए की है, और हर एक यूनिट पर कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का आ रहा है? 100 रुपए का आ रहा है। जैसे ही एक यूनिट बिकता है गुल्लक में 100 रुपए डाल देते हैं, 100 रुपए डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। 5 लाख रुपए कब इकट्ठे हो जाएंगे? जैसे ही हमारे 5000 यूनिट्स बिक जाएंगे। जैसे ही हमारे कितने यूनिट्स बिक जाएंगे? 5000 यूनिट्स बिक जाएंगे। ये 5000 यूनिट्स क्या है? ये 5000 यूनिट्स है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। मतलब 5000 जैसे ही हम सेल कर लेते हैं, 5000 यूनिट्स की हम सेल कर लेते हैं, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाता है। और मैं अगर यहां पर भी आपको वेरीफाई करके बता दूं, ये वेरिफिकेशन मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सिर्फ हमारे और आपके लिए है। एग्जाम में वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं आती है। मैं अगर वेरीफाई आपको करके दिखाऊं तो हमारी सेल्स कितने रुपए की होगी? हमारी सेल्स होगी सर 5000 पेन। हम पेन नहीं है यहां पर, कोई यूनिट है 500 रुपए का। कोई भी यूनिट समझ लो, 500 रुपए की बहुत सारी चीजें आती हैं। मान लो कोई मिठाई, आपने मोतीचूर के लड्डू जो है वो बना के बेचने हैं, 1 किलो का डब्बा 500 रुपए का बेचते हो, ठीक है ना? ऐसे समझ लो आप 5000 डब्बे बेचे हैं, तो रेवेन्यू कितने का आएगा हमारे पास? 25 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा। लेकिन वो मोतीचूर के जो लड्डू हैं हम देसी घी में बनाते हैं, इसलिए हमारा खर्चा 400 रुपए का बैठ जाता है। 1 किलो लड्डू हम कितने रुपए के बना पाते हैं? 400 रुपए पर केजी बना पाते हैं। तो 5000 इंटू 400 रुपए, जरा बताओ कितना हुआ?
सर 20 लाख रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी, 20 लाख रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का आएगा? कंट्रीब्यूशन 5 लाख का। हमें कमाना ही 5 लाख का कंट्रीब्यूशन था, हमें ज्यादा भी नहीं कमाना, कम भी नहीं कमाना। कितना कमाना था कि भाई हम अपनी फिक्स कॉस्ट को पे कर पाए। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितने रुपए की है? फिक्स कॉस्ट हमारी 5 लाख रुपए की है। तो आप अब देख सकते हो कि हमारा प्रॉफिट यहां पर क्या आ गया? 0 आ गया। जब हमारा प्रॉफिट 0 होता है उसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोल देते हैं। यहां पर हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं? यहां पर हमने 5000 यूनिट्स बेचे हैं। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है यूनिट्स में अगर कहें तो हमारा कितना है? 5000 यूनिट्स है। ठीक है, ये हमने निकालना सीख लिया। तो अब फाइनली हम अपना सम अप करें। एक जो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें यूनिट्स में कंप्यूट करना हो तो इसका मतलब हमें सेल्स यूनिट्स में कंप्यूट करनी है। ऐसी सेल कंप्यूट करनी है जहां पर हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। प्रॉफिट नहीं चाहिए का मतलब हमें फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमाना है। तो अगर हमें फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमाना है तो मैं कंट्रीब्यूशन को अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करता हूं तो नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं। क्योंकि मुझे फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है तो हमने कहा न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट लिखो, क्योंकि इतना ही कंट्रीब्यूशन चाहिए, और फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन से, नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएंगे, और वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है। अब आती है बात कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना सीखना है। अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं, कॉमन सेंस लगा के बताओ, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कितना है? सर वो दिख रहा है 25 लाख रुपए। जो ये दिख रहा है आपको, जो 25 लाख रुपए की सेल करी है, आपने कहा ना सेल्स यूनिट्स में भी होती है, रुपीज में भी होती है। यूनिट्स में तो 5000 यूनिट्स हैं, रुपीज में कितनी है? 25 लाख की सेल है। मतलब अगर मुझे यही आंसर देना हो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कितना है, तो 25 लाख रुपए दिख रहा है, यहां पर साफ साफ दिख रहा है। और ये 25 लाख रुपए जो है ये कैसे निकाला गया? सर ये 25 लाख रुपए निकाला गया होगा, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट इन, 2 मिनट पहले देख लो, हाँ अभी लिखना नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज चाहिए, तो क्या करना चाहिए? जो कॉमन सेंस कहती है वो तो यही कहती है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो आपने निकाला है वो बेसिकली यूनिट्स है, सेल्स इन यूनिट्स है। अगर रुपीज में चाहिए तो एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। 5000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितने रुपए है? 500 रुपए है। अगर मैं 5000 को 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 25 लाख रुपए जो आएगा ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ गया, सिंपल। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है, कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान रखें ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए क्या इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत है आपको? आपने पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मतलब सेल्स इन यूनिट्स निकाल दिया, अब उसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि जो हमने इससे पहले वाला एग्जांपल नंबर 1 किया था, वहां हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना था? हमने 5000 यूनिट्स बेचे थे। कितने बेचे थे? 5000 यूनिट्स बेचे थे, और हमारा एक यूनिट कितने का था? 100 रुपए का था। तो 5000 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 5000 यूनिट्स के सेल वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 लाख रुपए। यहां पर 5 लाख रुपए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज था नहीं। तो ये वाले फॉर्मूला में ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ना इस वाले फॉर्मूला की पता है प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ये तरीका अपनाएंगे तो पहले हमारी मजबूरी बन जाएगी कि पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को कैलकुलेट करें। लेकिन मान लो मैं अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को कैलकुलेट नहीं करना चाहता, मैं सीधे ही ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज निकालना चाहता हूं, क्या कोई तरीका है क्या उस केस में? मान लो जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि ये 3 चीजें कैलकुलेट करो। मान लो मैंने आपसे ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा होता, मैंने बस आपसे यही कहा होता कि पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल दो, तो क्या कोई सीधे सीधे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज निकालने का कोई तरीका है? वो हमें सीखना है। हाँ एक तरीका तो है, बिल्कुल है, और वही हमें सीखना है। हम नहीं चाहते कि पहले अगर हमें क्वेश्चन कहे कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालो, तो हम नहीं चाहते कि पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करें और उसके बाद जाके उसको रुपीज में कन्वर्ट करें ना। हम चाहते हैं कोई सीधा तरीका बताओ जहां पे हम सीधे सीधे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज को कंप्यूट कर सकें, और वो तरीका मुझे अब आपको एक्सप्लेन करना है। इस बेसिक तरीके में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होगी, ये तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये हमें लगाना नहीं है। अब मैं आपको और करके एक तरीका और बता रहा हूं और वही हमें यूज करना है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज को कैलकुलेट करने का, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज को कैलकुलेट करने का एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। जब मैं बोलता हूं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, इसका मतलब आपको क्या सुनाई दे रहा है? सर कह रहे हैं सेल्स ही निकालनी है, लेकिन रुपीज में निकालनी है। अगर हमें सीधे सेल्स इन रुपीज निकालना हो तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्या करना है। न्यूमरेटर में तो अभी भी फिक्स कॉस्ट ही लेना है, लेकिन इस बार डिवाइड पता है किससे करना है? डिवाइड करना है
पीवी रेशो से। डिवाइड किससे करना है? पीवी रेशो से। मैं अभी डिराइव करके दिखाऊंगा, रटवा नहीं रहा हूं, चिंता ना करें, इसको मैं लॉजिकली प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, चिंता ना करें, ठीक है ना। चलिए, हमारा इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी? सर फिक्स कॉस्ट हमारी 5 लाख थी, देखना 5 लाख थी ना, हाँ सर 5 लाख थी, ये रही फिक्स कॉस्ट हमारी 5 लाख थी। अच्छा जी, पीवी रेशो तो हमने निकाला ही अभी, पीवी रेशो कितना निकाला था? 20% निकाला था फर्स्ट पार्ट में। इसका मतलब मैं अगर 5 लाख रुपए को सीधा 20% से डिवाइड करता हूं, आप चेक कर लो 25 लाख रुपए ही आएगा। ये वो तरीका है जो हमें फॉलो करना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने का एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या है कि फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। अब जरा दोनों फॉर्मूलाज को आमने सामने रखो। अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं? फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं। और रुपीज में निकालना है तो ध्यान रखें, न्यूमरेटर में तो अभी भी फिक्स कॉस्ट ही है, न्यूमरेटर में अभी भी फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमने इस बार कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, क्या लिया है? कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। बताओ मुझे भाई, पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में नहीं। आप ध्यान से देखें, यहां पर भी हमने डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन ही लिया है, लेकिन परसेंटेज वाला, जिसको हम पीवी रेशियो बोलते हैं। ये तो बात मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। इसका मतलब अभी फिलहाल याद रखने के लिए, ये वाला फॉर्मूला मैं अभी लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन याद रखने के लिए अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और अगर रुपीज में निकालना है तो न्यूमरेटर में तो अभी भी फिक्स कॉस्ट ही लेंगे, लेकिन डिवाइड किससे करना है? कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज, मतलब पीवी रेशियो से। और मन की आंखों से आप क्या देख पा रहे हैं? न्यूमरेटर में ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, कंट्रीब्यूशन ही है। इसका मतलब अगर मैं कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करता हूं तो सेल्स इन यूनिट्स आता है, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज मतलब पीवी रेशियो से डिवाइड करता हूं तो सेल्स इन रुपीज आता है। ठीक है, अब मैं इसको मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। पहले आप क्या करें, इसको नोट कर लीजिए, थर्ड पार्ट जो है इसको नोट कर लो, फिर हम इसको प्रूव करते हैं अभी। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, ये जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का अभी फॉर्मूला ऐसे ही लिख दिया, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, इसको मैं ना अब आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा रहा हूं, मैथमेटिकली डिराइव करके दिखा रहा हूं। और देखिए, डेरिवेशन हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रिलेवेंस नहीं रखती है, ये सिर्फ हमारे और आपके सामान्य ज्ञान के लिए है, क्योंकि डेरिवेशंस हमें एग्जाम में नहीं मेंशन करके आनी कहीं पर भी, इसलिए मैं लिख देता हूं ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, ये सिर्फ आपकी और हमारी समझ के लिए है, एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब ध्यान से प्लीज देखिएगा, अब हो सके तो प्लीज पेन छोड़ दीजिएगा, मैं आपको लिखने का वक्त दे दूंगा। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का जो हमारा बेसिक वाला तरीका था वो क्या था? सर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज अगर आपको बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से निकालना हो तो तरीका तो यही कहता है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मतलब जो सेल्स इन यूनिट्स है उसको एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। नहीं, यही हमने देखा कि भाई 5000 यूनिट्स का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, अगर मैं एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 500 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 लाख रुपए आ जाता है सीधे सीधे, यही मैंने यहां पर लिखा है। अच्छा, मुझे आप बता सकते हो कि ये ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स आपने कैसे निकाला था? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं सर, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। भाई देखो ना, ऊपर हमने ये लिखा था ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देखो ये रहा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्या मैं यहां पर जो ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है, क्या मैं इसकी जगह फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या मैं यहां पर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख लूं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की जगह? हाँ सर बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने अभी फिलहाल क्या किया, इसकी जगह बस मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, कोई तकलीफ मेरे ख्याल से किसी बच्चे को नहीं होगी। अच्छा, बाकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से अगले स्टेप में ना एक छोटी सी मैथ्स आएगी, मैं बता दूंगा वो क्या मैथ्स है। मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूं कि जो ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट अभी जो न्यूमरेटर में लिखा है इसको मैं नीचे डिनोमिनेटर में लेके आ रहा हूं। और ये मैथ्स का ना एक छोटा सा बेसिक सा प्रिंसिपल है कि कोई चीज अगर न्यूमरेटर में हो और वो अगर आपको डिनोमिनेटर मतलब नीचे लेके आनी हो तो फिर वो ना डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाता है। मैं बता रहा हूं, चिंता ना करें,
ठीक है, सेलिंग प्राइस ये नीचे आ गया। ठीक, मतलब क्या है, मैथ्स का एक छोटा सा रूल क्या है, मान लीजिए ऐसे कुछ है 3 × 2/5। ठीक, मुझे अगर इस 2 को नीचे लेके आना हो, मतलब न्यूमरेटर से हटा के नीचे इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना हो, तो ये जो 2 है ना, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। मतलब ये कि अगर इस 2 को नीचे जाना है तो ध्यान रखें ये 5 के भी नीचे, मतलब ऐसे कुछ लिखा जाएगा 3/5/2। सर फिर से एक बार बोलो, मान लीजिए ऐसे कोई फिगर है 2/7/3, जो अभी 7 के नीचे 3 है, ये 3 हम अगर ऊपर लेके जाते हैं तो न्यूमरेटर में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 × 3/7। और फिर या फिर ये कहें कि इस 3 को अगर नीचे लेके आना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये 7 के नीचे आएगा। मतलब एक ये छोटा सा मैथ का रूल है कि अगर हमें न्यूमरेटर से कोई चीज उठा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझते हो ना, ऊपर वाली चीज को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर हमें न्यूमरेटर से कुछ उठा के नीचे डिनोमिनेटर में लेके आना हो तो फिर वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमने ना यहां पर यही मैथ्स का एक छोटा सा रूल लगाया, हमने ये सेलिंग प्राइस जो भी ऊपर न्यूमरेटर में लिखा था, हम इसको नीचे ले आए। अब जब नीचे लेके आए तो फिर ये जो नीचे चीज है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है, उसका भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये इसलिए ऐसा कुछ हो गया। सर क्यों लेके आए नीचे? अरे समझदार हो आप, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नीचे आते ही जानते हो ये क्या बन गया, ये पीवी रेशो का फॉर्मूला बन गया। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस क्या होता है? पीवी रेशो। नहीं, इसको नीचे लाने का लॉजिक क्या था? नीचे लाने का लॉजिक ये था कि हमारा ये एक फाइनल फॉर्मूला बन गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। मैं अभी आपको ना ये एक और एंगल से भी समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक छोटी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। चलिए मैं अगर यहां पर थोड़ा नंबर्स की मदद लूं, नंबर्स की मदद लेने का मतलब, अभी अभी हमने ये 25 लाख रुपए कैसे निकाला था, बेसिक वाले फॉर्मूला से बताओ। सर 5,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट था, उसको हमने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया था। मतलब ये जो 25 लाख था ये हमारा कैसे आया था, एक बार देख लो, हाँ नोटिंग बाद में कर लेना। सर 5,000 यूनिट्स को 500 एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा ये 5,000 यूनिट्स कैसे आया था? सर ये तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स है, ये आया था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक बार रजिस्टर देखो प्लीज अपने, ये 5,000 यूनिट्स कैसे आया था? सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारे इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कितनी थी? सर फिक्स कॉस्ट थी 5 लाख, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 100 इंटू 500। देखो भाई देखो, अगर मुझे इस 500 को नीचे लेके जाना हो तो नीचे ले जाने का मतलब क्या है, ये नीचे के भी नीचे चले जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब 100/500 हो जाएगा। अच्छा 100/500 होता ही देखो क्या हो गया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 100/500 इज व्हाट 0.2। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, व्हाट इज दिस 5 लाख रुपए? सर ये 5 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है, एंड व्हाट इज दिस 0.2? भाई 0.2 बोलो या 20% बोलो, एक ही बात है ना। 0.2 डेसिमल में, 20% परसेंटेज में होता है। तो ये क्या है, ये पीवी रेशियो है। तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला जो हमने यहां पर डिराइव कर लिया वो क्या कर लिया कि सीधे अगर हम फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिराइव कर देते हैं तो वो हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस दे देता है। ये हमने मैथमेटिकली यहां पर प्रूव कर लिया। मैं आपको भी एक और एंगल से ये चीज सोचवाऊंगा, मतलब ये आपको एक और एंगल से आपको अगर जब देखोगे समझोगे तो आपको बात और बेहतर क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले इस डेरिवेशन को नोट कर लो। डेरिवेशन ध्यान रखें, ये सिर्फ हमारी और आपकी समझ के लिए है, एग्जाम में इसका कोई भी एज सच रिलेवेंस नहीं है। ठीक, ये लो जी, नोट कर लो इसको।
चलिए अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भी ध्यान से देखिए, अब ना मैंने आपको मैथमेटिकली वगैरह ठीक है सब कुछ प्रूव करके दिखा दिया। अब मैं अपने उस फाइनल नोट पे आता हूं जो मैंने आपको एक फेयर नोट लिखवाया था। वो कौन सा नोट था हमारा? पॉइंट नंबर 12। आपको बस अल्टीमेटली इतना ही दिमाग में रखना है, यही दो फॉर्मुलाज दिमाग में रखने हैं। हमने अभी जितनी भी बात करी वो सारी लॉजिकल लेवल पर बात करी। हर एक फॉर्मुला मैंने आपको प्रॉपर्ली एक बार मैथमेटिकली उसको डिराइव भी करके दिखा दिया कि देखो ये ऐसे आया है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, फाइनली जो अल्टीमेट क्रक्स है वो क्या रहना चाहिए? जब मैं आपसे बोल रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, तो इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? सेल निकाल रहे हैं। और जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल तो यूनिट्स में भी निकाली जा सकती है और रुपीज में भी निकाली जा सकती है। लेकिन हमें वो सेल चाहिए जहां पर हमारा प्रॉफिट जीरो हो। और प्रॉफिट जीरो कब आ सकता है? जब कंट्रीब्यूशन हम एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट जितना कमाएं। हमें कंट्रीब्यूशन ना फिक्स कॉस्ट से ज्यादा चाहिए ना फिक्स कॉस्ट से कम चाहिए। फिक्स कॉस्ट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाएंगे फिर तो प्रॉफिट वाली सिचुएशन आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट से कम कमाएंगे तो नुकसान वाली सिचुएशन आ जाएगी। ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए। हमें तो भाई जीरो प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन पर आना है। अब क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन कमाना ही फिक्स कॉस्ट जितना है, तो हमने कहा भाई ठीक है न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट ले लो। और अगर मैं, क्योंकि यही बिकॉज हमें कंट्रीब्यूशन कमाना ही फिक्स कॉस्ट जितना है, और अगर मैं कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करता हूं तो सेल्स इन यूनिट से आता है। और अगर मैं इसी कंट्रीब्यूशन मतलब फिक्स कॉस्ट को अगर मैं कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज मतलब पीवी रेशियो से डिवाइड कर देता हूं तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों के ही न्यूमरेटर में, दोनों ही फॉर्मूला के न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट ही है, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट जितना ही हमें कमाना है। और डिवाइड बस किससे करना है? अब डिपेंड करता है कि आपको यूनिट्स में चाहिए कि रुपीस में चाहिए, और अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज मतलब पीवी रेशियो से आप डिवाइड करेंगे, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। सर आप बता रहे थे कि एक और तरीका बताओगे। हाँ मैं एक और तरीका बताता हूं, ध्यान से प्लीज देखिएगा। हमने यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस को कैसे कैलकुलेट किया? सर हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस को कैलकुलेट किया फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करके। ठीक है ना, समझ में आती है? हाँ देखा है आपने, अभी हमने प्रूव भी कर लिया। अच्छा मुझे अब आप ये बताइए, अब ये नोट वोट नहीं करना, बस वैसे ही आपके सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूं। मुझे ये बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो? बेसिक वाला पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर बेसिक वाला पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, यही होता है। ठीक है सर। अच्छा क्या मैं इसी फॉर्मूला से ऐसा लिख सकता हूं क्या? सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पीवी रेशियो का ही फॉर्मूला है। पीवी रेशियो के फॉर्मूला में क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। क्या मैं इसी फॉर्मूला से सेल्स को लिख सकता हूं? सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। मतलब अगर मैं कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज से डिवाइड करता हूं तो सेल आता है कि नहीं आता? बस यही किया है हमने यहां पर, देख लो। व्हाट इज दिस फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट को अगर वैसे देखोगे, बाहरी आंखों से देखोगे तो फिक्स कॉस्ट दिख रहा है, लेकिन मन की आंखों से देखना है आपको। तो मन की आंखों से देखोगे तो ये फिक्स कॉस्ट दिखेगा ही नहीं आपको। ये क्या दिखेगा? कंट्रीब्यूशन। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के। इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन ही है, कंट्रीब्यूशन ही है। और कंट्रीब्यूशन को अगर मैं पीवी रेशियो से डिवाइड करूंगा, कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो से डिवाइड करूंगा तो क्या आता है? सेल। और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में तो सेल ही तो है, लेकिन बस ये वो वाली सेल है जहां पर हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट जीरो है। तो अगर आप ध्यान से इस वाले फॉर्मूले को अगर भूल जाओ ना, तो आप इवन पीवी रेशियो के बेसिक फॉर्मूले को दिमाग में रख लो। पीवी रेशियो का बेसिक फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। मैंने कहा सेल को यहां ले जाओ, पीवी रेशियो को नीचे ले आओ। तो मैं अगर इसी फॉर्मूला से सेल्स को लिख दूं इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, तो आप कहीं ना कहीं ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस को हमने इसी फॉर्मूला से तो कैलकुलेट किया है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल है, फिक्स कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन ही है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जितना फिक्स कॉस्ट कमाना है और डिवाइड कर दिया पीवी रेशियो से। अब मेरे ख्याल से ना हर एक एंगल से आपको बात समझा दी है। अब सिर्फ हमारा काम रह गया है जो बातें बोली हैं समझी हैं उसको हम प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से अब आपने सारी नोटिंग वोटिंग मेरे साथ कर ली है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। चलिए हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा था ना, अब हम एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिएगा आप। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपीज, पीवी रेशियो 40%, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, कैलकुलेट।
ए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, बी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ठीक है जी। सॉल्यूशन, हमें सबसे पहले क्या कंप्यूट करना है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। फॉर्मूला बताइए सर। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला है कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है जी। क्या मुझे फिक्स कॉस्ट यहां पर पता है? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट पता है। क्या हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां पर पता है? सर डायरेक्टली तो नहीं पता, पर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सर ये बात आपने हमें बताई थी कि अगर हम सेल वैल्यू को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है। जितने लेवल की सेल्स को मल्टीप्लाई करोगे उतने ही लेवल का कंट्रीब्यूशन आएगा। और इवन अगर हमें एक यूनिट का सेलिंग प्राइस पता है तो अगर मैं एक यूनिट के सेलिंग प्राइस को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंट्रीब्यूशन भी एक यूनिट का आएगा। तो आपको यहां पर एक यूनिट का सेलिंग प्राइस पता है 100 रुपए, और हमारा पीवी रेशियो कितना है? 40%। पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में। इसका मतलब क्या होता है कि हम जितनी भी हमारी रेवेन्यू होती है उसका 40% कंट्रीब्यूशन कमाते हैं। तो 100 रुपए का अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 40% का पीवी रेशियो है, इसका मतलब हमारा 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट का। नहीं, तो यहां पर हमें जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने कई बार बात बोल दी है। तो मैं यहां पर अब क्या कर रहा हूं, सीधे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहा हूं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके, है ना। हमारा सेलिंग प्राइस 100 रुपए है और 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 रुपए आ जाएगा। और देखो ना, ये बात अब मैं कई बार बता चुका हूं कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, है ना। तो अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो क्या करना पड़ता है? सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नहीं भाई, तीन चीजें हैं, कोई भी दो पता हो तो हम तीसरी निकाल देते हैं। चलिए अब हम यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को कंप्यूट कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपए की है, 40 रुपए का हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो बताओ भाई, हम गुल्लक में 40-40 रुपए डाल रहे हैं, गुल्लक में 1 लाख रुपए कब इकट्ठे हो जाएंगे? जब हमारे 2500 यूनिट्स बिक जाएंगे। जब हमारे 2500 यूनिट्स बिक जाएंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है जी। चलिए अब हमें दूसरा तरीका कौन सा लगाना है? दूसरा फॉर्मूला हमें ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज का पहले बताइए क्या होता है। सर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना, यही होता ना। अच्छा, पीवी रेशियो तो हमें इस क्वेश्चन में दे ही रखा है। 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है और पीवी रेशियो हमारा 40% है। तो 1 लाख को 40% से डिवाइड कर देंगे तो ये आता है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। ठीक है सर, अगर हो सके तो प्लीज वो एक बार जो आपने डिराइव करवाया था, क्या एक बार इस एग्जाम्पल की मदद से आप वापस से डिराइव करके दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। आओ जरा, बच्चे की रिक्वेस्ट है भाई सर, एक बार वो डिराइव जो आपने किया था पीछे, ये वाला ऐसे जो डब्बे में डिराइव किया था, एक बार इस वाले क्वेश्चन के साथ भी करके दिखा दो। आओ जी, कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखा देते हैं। देखो भी, देखो मुझे पहले ये बताइए कि हमारा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है वो कितना है? सर यूनिट्स में हमने निकाला है 2,500, है ना, और हमारा एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 100 रुपए है। तो आसान वाले तरीके से अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना होता तो कैसे निकालते? सर हमें अगर आसान वाले तरीके से निकालना होता तो 2,500 यूनिट्स हमने निकाला ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, तो ये 2.5 लाख रुपए आ जाता। नहीं, ये आसान वाला तरीका था। अच्छा, ये 2,500 यूनिट्स हमने कैसे निकाला है?
सर ये 2500 यूनिट्स निकाला था, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकाला था फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके, मतलब ये 2500 कैसे आया था, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 40 रुपए, अरे ऐसे ही आया था ना। अच्छा, और अगर मैं इस 100 रुपए को नीचे ले जाऊं तो ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 1,00,000 अपॉन 0.4, एंड 0.4 इज नथिंग बट पीवी रेशियो, 40% गिवन है इस क्वेश्चन में। तो हमारा ये 1,00,000 क्या है, ये 1,00,000 है फिक्स कॉस्ट, और ये 0.4 क्या है, ये 0.4 है पीवी रेशियो। नहीं, मेरे ख्याल से आपको बात अब समझ में आ गई होगी। तो फाइनली अब आपको क्या दिमाग में रखना है, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे अगर हमको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में चाहिए, और फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज चाहिए। यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है, रुपीज में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज मतलब पीवी रेशियो से डिवाइड करना है। दोनों के न्यूमरेटर में तो फिक्स कॉस्ट ही आएगा, बस डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, डिपेंड करता है कि हमें कैलकुलेशन क्या करना है। और आपको फाइनली दिमाग में ये फाइनल फॉर्मूलाज ही रखने हैं, आपको डेरिवेशन वगैरह दिमाग में नहीं रखनी है। अब इतना कुछ करवा लिया है, वेरिफिकेशन भी करके दिखा दूं क्या? और ये वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। सेल्स, हमारी सेल्स 2,500 यूनिट्स की है, एक यूनिट 100 रुपए का है, 2.5 लाख रुपए है ना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहां तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है ही नहीं कोई। भाई अब तो आप इतने समझदार पढ़े लिखे बच्चे हो चुके हो, आपको पीवी रेशियो पता है 40% है। अगर पीवी रेशियो 40 है, पीवी और वीसी रेशियो का सम 100 होता है, तो वीसी रेशियो कितनी होगी, 60%। सिंपल, इसका मतलब हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 2.5 लाख का 60%। इतना तो कर लोगे ना मैनेज, तो 2.5 लाख का 60% कितना होता है, 1.5 लाख रुपए। और आपको अगर मान लो ऐसे ना समझ में आए तो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके 2.5 लाख को 40% से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख रुपए आएगा। उस केस में वेरिएबल कॉस्ट आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। नहीं, चलो अब मेरे ख्याल से अब आप समझदार हो चुके हो काफी। फिक्स कॉस्ट हमारी इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स 1 लाख ही थी, और ये ब्रेक इवन पॉइंट है इसलिए प्रॉफिट यहां पर 0 ही आएगा, ठीक है ना। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है, ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस है, ठीक है जी। चलो मेरे ख्याल से अब आपको बातें काफी हद तक समझ में आ गई होंगी। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर था 3, अब आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमें दे रखा है, मान लीजिए 500, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%, कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। चलिए देखिए अब ना हमें अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला पता है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए सर। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला हमने देखा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए अब ना जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर हमें हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोले। इस फॉर्मूला में आपको 3 चीजें दिख रही हैं, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं आपको।
इस फॉर्मूला में तो आपको तीन चीजें दिख रही हैं। पहली चीज कौन सी है? फिक्स कॉस्ट। दूसरी चीज कौन सी है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और तीसरी चीज क्या है जो हम कैलकुलेट करते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब तीन चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि हमें फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता हो और हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालें। इन तीन में से कोई भी दो चीजें दे देगा, तीसरी हमसे बोल देगा निकाल दो। जैसे यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स उसने मुझे दे दिया है भाई, 500 यूनिट उसने खुद ही बता दिया ये है ब्रेक इवन पॉइंट, उसने बता दिया मुझे। उसने मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंप्यूट करने के लिए जरिया दे रखा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सीधे सीधे नहीं बताया, पर निकाल सकता हूं, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देख ही रहे आप, निकाल सकते हैं। तो इसने मांगा क्या हमसे? तीसरी चीज फिक्स कॉस्ट। निकाल देंगे, क्या दिक्कत है भाई? तीन में से कोई भी दो चीजें पता हो तो तीसरी निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट कहता है हमारा 500 यूनिट्स बेच के हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है, और हमारा 20 रुपए का जो है प्रोडक्ट बिकता है। 60% हमारा वेरिएबल कॉस्ट में खर्च हो जाता है। अब कॉमन सेंस वाली बात है, 60% हमारा वेरिएबल कॉस्ट में खर्च होता है तो 20 रुपए का रेवेन्यू आता है, लेकिन 60% खर्चा हो जाता है, 12 रुपए का खर्च हो जाता है। 20 का 60% कितना होता है? 12 रुपीज। इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचता है? 8 रुपए। मतलब हम गुल्लक में 8 रुपए डाल रहे हैं। अब गुल्लक में 8 रुपए डाल रहे हैं। 500 बार जब गुल्लक में 8 रुपए डालते हैं, 500 बार, क्योंकि हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 500 बार जब हम गुल्लक में 8 रुपए डालते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती है। नहीं, यही तो मतलब हुआ। और जरा अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं। पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे आप? सर सेलिंग प्राइस हमारा 20 रुपए का है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? सर 20 का 60% 12 रुपए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 8 रुपए का आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी आपको। अब आप इस फॉर्मूला में पुट कर दो। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमारा 500 है, फिक्स कॉस्ट ये तो हमें निकालना ही है, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 8 रुपए है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 500 इंटू 8। ₹4000। कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट्स बेच कर आता है। इसका मतलब गुल्लक में हम जो पैसे डाल रहे हैं, हम तो कंट्रीब्यूशन गुल्लक में डालते हैं, गुल्लक में हमने कितने रुपए डाले होंगे? हर एक यूनिट बेचने पर 8 रुपए डाले होंगे, 500 बार डाले होंगे। तो 500 बार अगर हम 8-8 रुपए डालेंगे तो कितने रुपए गुल्लक में इकट्ठे हुए? 4000। क्योंकि 500 यूनिट्स बेच के हमारा ब्रेक इवन अचीव होता है, इसका मतलब ये कि हमारे पास गुल्लक में फिक्स कॉस्ट जितना इकट्ठे हो गए वो कितने रुपए? 4000। और ये गुल्लक गुल्लक समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूला दिमाग में रखो, ये रहा फॉर्मूला। तीन में से दो पता है, ब्रेक इवन पॉइंट पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, तीसरी चीज फिक्स कॉस्ट हमने निकाल दी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नोट करो इसको। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास को अब हम यहीं तक रखते हैं। अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगली क्लास में हम आते ही ब्रेक इवन पॉइंट के जो हमारे कुछ बुक के क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ भी अगली क्लास में चल पड़ेंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास तक हमने जो भी पढ़ा है प्लीज उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।